सभी को मेरा नमस्ते। मैं वंदना सुखाड़िया, सहायक आचार्य, सनातन धर्म, राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से। आज हम स्टडी करेंगे विषम चक्रीय यौगिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। जैसा कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स कि इसमें कोई एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, अगर हम अननोन भी हैं तो भी इसके नाम से भी हम कई इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा जो साइक्लिक होगा, जिसमें कुछ एटम्स तो मे बी सेम टाइप के हों, लेकिन एक उनमें से कुछ एक एटम जो होगा वो उसके सिमिलर नहीं होगा, यानी डिफरेंट होगा। जैसा कि अब इसकी डेफिनेशन से भी हम समझ जाएंगे कि वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन के अलावा कम से कम एक या एक से ज़्यादा परमाणु अन्य हो, यानी डिफरेंट टाइप का, यानी कि ऐसा यौगिक होगा जो साइक्लिक तो होगा ही, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ ही उसमें हेट्रो एटम के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बोरोन भी हो सकते हैं। अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये एक पूरी ब्रांच होते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें इनका कई तरह से क्लासिफिकेशन भी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कई में डिफरेंसेस भी हैं। तो आज हम स्पेसिफिक स्टडी करेंगे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसा कि हम वही मेरी बात है कि जैसे इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे वो नेचर में होंगे एरोमेटिक टाइप के। एरोमेटिक टाइप के होंगे यानी कि इन कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो इन कंपाउंड्स में आपका इनकी जो नेचर होगी वो एरोमेटिक टाइप की होगी। यानी कि जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि इनमें कम से कम एक हेट्रो एटम तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ ही इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के रूप में हम इसको जब से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट इसमें कोई एक हेट्रो एटम तो प्रेजेंट होगा ही। नेक्स्ट, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल, जो हकल का रूल है, वो भी फॉलो होगा। यानी कि इसकी पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगी वो प्लानर तो होगी ही, साथ में इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4n+2 वाला रूल फॉलो करेंगे। ठीक, अब जब ये 4n+2 वाला रूल फॉलो करेंगे तो साथ ही इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में डीलोकलाइजेशन भी होगा। डीलोकलाइजेशन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में एक्सचेंज के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट। फोर्थ, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सब बहुत ही इजीली प्रोसीड होगी। ये एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ही बिहेव करेंगे, बस इसमें यही है कि इसमें किसी भी हेट्रो एटम के आने से उसमें कुछ स्पेसिफिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट, ये बहुत ही कम या नहीं के बराबर एडिशन टाइप की रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर हम ये नॉर्मल हेट्रो एरोमेटिक नहीं होते, नॉर्मल ओपन चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, तो इनका एक प्रॉपर्टी होता है कि ये एडिशन रिएक्शन बहुत इजीली दे देते, कि डबल बॉन्ड पे कोई भी कंपाउंड आके ऐड हो गया और उसका अनसैचुरेशन ख़त्म होके वहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड हो गया। लेकिन इसमें साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो इस वजह से इसमें यही है कि इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, इसमें ये डायमैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं, यानी कि इसमें जब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो जब भी कोई चार्ज स्पीशी मूव करती है तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है। तो इस वजह से इसमें भी इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का जनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब 5 मेंबर, अब एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक में भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 6 मेंबर और 5 मेंबर। आज हम स्टडी स्पेशली कर रहे हैं 5 मेंबर वाली। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिए कि ये जो 5 मेंबर होंगे ये एक तो प्लानर होंगे, और इसमें जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उनका संकरण sp2 संकरण होगा, यानी इसमें अनसैचुरेशन तो होगा ही, और इसमें ये sp2 संकरण जो हम
शुरुआती क्लासेस में पढ़ते हैं कि sp2 संकरण वाले जो भी एटम होते हैं और उनसे जो इस कंपाउंड बनते हैं उनके जो त्रिविमीय संरचना में वो एक प्लानर रूप में होते हैं। दूसरा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र का निर्माण करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र मतलब कि इसमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे की तरफ आपके क्लाउड, अभ्र मीन्स क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड सा बन जाता है। और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जितने भी हेट्रोसाइकिल्स हैं ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन के व्युत्पन्न माने गए हैं। इसमें देखिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल में है, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन और एक हेट्रो एटम के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 हो गए। अब इसमें किसी भी एक कार्बन एटम को हेट्रो एटम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो इस हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिल जाता है, जिसमें अगर यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड X में X की जगह अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो इसे हम कहेंगे पिरॉल, ऑक्सीजन हो तो फ्यूरेन और सल्फर हो तो इसे थायोफीन नाम दिया गया है। अगर इसमें नाइट्रोजन है तो ये सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसमें करेगा। ऑक्सीजन और सल्फर के केस में हालांकि इन दोनों के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसके रिंग में करेंगे, जबकि दूसरा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन इनके पास ऑक्सीजन ना लें, सल्फर लें तो सल्फर में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए इसका मेन कॉज इसका डी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। अब इनकी लेते हैं हम अणु कक्षक संरचना यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसका हम अगर लें तो आप देखेंगे कि 5 मेंबर की जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज तो है ही, इस वजह से इनके पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो है, लेकिन जो हेट्रो एटम है उसके पास एक लोन पेयर है यानी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू इसमें रिंग में बॉन्ड का निर्माण करते हैं और ये बॉन्ड इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए मुख्य कारक माना जाता है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो देखिए जो हेट्रो एटम है X, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में डोनेट करेगा। डोनेट करने से दूसरे डबल बॉन्ड का लोन पेयर वापस ब्रेक होगा, फिर वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और नेक्स्ट साइड पर इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा और हेट्रो एटम पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी इतनी नहीं हो पाएगी। फिर जो नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ गया वो मूव करेगा, वो नेक्स्ट डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा। अब जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस सबसे पहले रेजोनेंस मतलब कि यही कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को किसी एक ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से नहीं शो कर सकते तो उसकी कई सारी स्ट्रक्चर्स हो जाती है। उन सभी स्ट्रक्चर्स को उसकी अनुनादी संरचनाएं कहते हैं और यह जो फिनोमेना है इस पूरे इसको कहते हैं अनुनाद या रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस के थ्रू इसमें रेजोनेटिक एनर्जी भी रिलीज होती है। और जब हम इस जितने हेट्रो एटम्स की स्टडी करते हैं तो इसमें देखा गया है कि थायोफीन की अनुनाद ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और फ्यूरेन की अनुनाद ऊर्जा कम होती है, जिसमें ऑक्सीजन एटम की अधिक विद्युत ऋणता इसका मेन कारण है। अब हमने आज तक की स्टडी में देखा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग एनर्जी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी आगे की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।